आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया की। वहीं हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की, जिसको लेकर ट्रंप का एक और तुगलकी फैसला आया है। दरअसल टैरिफ की नई सूची जारी की गई है और लागू होने वाली तारीख जो है वो 7 दिन के लिए टाल दी गई है। वहीं चलते चलते हम बात करेंगे बाढ़ के हालात की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी प्रक्रिया का घटनाक्रम 23-24 जुलाई गृह मंत्रालय के जरिए चुनाव आयोग को धनखड़ के इस्तीफे की सूचना मिली। अगले दिन यानी कि 23 जुलाई निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू की। 31 जुलाई निर्वाचन आयोग ने संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को सम्मानित करने वाला इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया। रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया गया। 1 अगस्त को आयोग ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी की। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त। मतदान 9 सितंबर को होगा, परिणाम उसी दिन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है, जो भारतीय संविधान और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होता है। बता दें, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। वही नतीजे मतदान के लिए यानी 9 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है योग्यता? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम की बात करें तो 1974 के नियम 40 के अनुपालन में निर्वाचन आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक अध्ययन सूची उनके नवीनतम पति सहित तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि उसने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इन सदस्यों को एक सतत क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। सभी सदस्यों को वर्णमाला क्रम में उनके संबंधित सदनों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नए उपराष्ट्रपति का पूरे 5 साल का होगा कार्यकाल। गौरतलब है कि धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके कार्यकाल की समाप्ति में अभी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे में लिखा, स्वास्थ्य का ध्यान रखते और चिकित्सकों की सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे के 2 दिन बाद ही उपचुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
हालांकि धनखड़ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 साल के भीतर इस्तीफा दिया, फिर भी उनके उत्तराधिकारी को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, न कि शेष बचा हुआ समय। क्या है दोनों सदनों का गणित? सत्तारूढ़ एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है। 543 सदस्यीय लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की एक सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में 5 रिक्तियां हैं। राज्यसभा की 5 रिक्तियों में से 4 जम्मू कश्मीर और 1 पंजाब से है। दोनों सदनों की सदस्य संख्या 782 है। जीतने वाले उम्मीदवार को 391 मतों की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजद उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें। इस प्रकार सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संख्यमणीय मत के माध्यम से होगा। इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्राथमिकताएं अंकित करनी होती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत समेत कई अन्य देशों पर लगने वाला टैरिफ एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। पहले यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब यह 7 अगस्त से लागू होगा। व्हाइट हाउस ने उन देशों की सूची जारी की है जिन पर अमेरिकी सरकार ने टैरिफ लगाया है या फिर संशोधित किया है। पारंपरिक टैरिफ दरों में और संशोधन शीर्षक वाले एक कार्यकारी आदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा की है। ये खास रिपोर्ट देखें। ट्रंप टैरिफ की नई सूची जारी, 7 दिन टली तारीख। आपको बता दें कि ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा पर 35% टैरिफ लागू हो गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। इसके बाद ट्रंप सरकार ने 90 दिनों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा था। हालांकि अमेरिका का अब तक सिर्फ 7 देशों से समझौता हो पाया। बता दें कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ भारी व्यापार घाटा है। उन्होंने कहा, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। नए टैरिफ की खास बातें। लाओस, म्यांमार, सीरिया जैसे देशों पर सबसे ज्यादा 40% या उससे ज्यादा टैरिफ। अगर कोई वस्तु किसी और देश के जरिए भेजी गई है ताकि टैक्स बचाया जा सके तो उस पर 40% टैरिफ लगेगा। यूरोपीय संघ के सामानों पर सीधे 15% टैरिफ नहीं लगाया गया। अगर किसी प्रोडक्ट का मौजूदा शुल्क 10% है तो सिर्फ 5% अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से 15% या उससे अधिक शुल्क दे रहा है तो कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा। चीन पर अलग से मई 2025 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी चीन को पहले की तरह 30% टैरिफ ही देना होगा। अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। सीरिया, लाओस और म्यांमार जैसे गरीब देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है। इन देशों पर अमेरिका ने 40 से 41% भारी टैरिफ लगाया है, जो सबसे ऊंची दर है। अमेरिका में सीरिया से बहुत कम व्यापार होता है, लेकिन फिर भी उस पर 41% हाई टैरिफ लगाया गया है। सीरिया पर लंबी अवधि से लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ऐसा हुआ है। म्यांमार से अमेरिका को ज्यादातर कपड़े निर्यात किए जाते हैं, जबकि लाओस से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजे जाते हैं।
अमेरिका को लगता है कि चीन अपने सामान पर लगने वाले भारी टैरिफ से बचने के लिए इन देशों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी मेड इन चाइना सामान को लाओस या म्यांमार जैसे देशों से होकर भेज रहा है ताकि टैरिफ बच सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लाओस से अमेरिका का आयात 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि चीन की कंपनियों ने अपने सौर पैनल कारखाने लाओस में शिफ्ट कर दिए ताकि वे चीन पर लगने वाले भारी अमेरिकी टैरिफ से बच सकें। चीनी सामानों की डंपिंग रोकेगा ट्रैकिंग सिस्टम। आपको बता दें कि अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। अब तक कई देशों को एक ही ग्रुप में डालकर सामान टैरिफ लगाया जाता था। अब हर देश के लिए अलग अलग दर तय होने से कस्टम सिस्टम सीधे उस देश की पहचान कर टैरिफ लागू कर सकेगा, जिससे गलत टैरिफ या छूट की संभावना कम होगी। अमेरिका के दावे के मुताबिक चीन जैसी कुछ कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए सामान को थर्ड पार्टी देशों जैसे लाओस, वियतनाम से बेचती थी। अब हर देश का ट्रैक रिकॉर्ड अलग होगा और अगर कोई देश चीन में बना सामान भेज रहा है तो उसे भी ट्रैक किया जा सकेगा। अगर कोई निर्यातक गलत देश का नाम बताकर टैरिफ से बचना चाहे तो सिस्टम तुरंत उसकी शिपमेंट को फ्लैग कर सकेगा। जैसे अगर म्यांमार से सामान आ रहा है लेकिन पेपर्स में थाईलैंड लिखा है तो ट्रैकिंग से पकड़ में आ जाएगा। अगर अमेरिका को लगे कि किसी खास देश से आयात ज्यादा हो गया है या अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है तो बिना बाकी देशों को प्रभावित किए उस देश पर केंद्रित नीति या टैरिफ लगाया जा सकेगा। कई देशों पर अप्रैल में लगाए टैरिफ घटाए। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को सभी देशों पर कम से कम 10% और कई देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने कुछ देशों के टैरिफ में बदलाव किया है। इनमें से कई देशों पर पहले भारी भरकम टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें कुछ राहत दी गई है। अप्रैल में भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। इसमें मामूली कटौती करते हुए इसे 25% कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली, उस पर 29% से घटाकर 19% टैरिफ कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। देश भर में भारी बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पहाड़ से मैदान तक कई जगह जल प्रलय का रूप सामने आया है। सेना ने गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं आपको बता दें कि जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिलों के कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बरसात होने की खबरें मिली है, जबकि यूपी के कई जिलों में बाढ़ बारिश के हालात बिकट होते जा रहे हैं। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, हमीरपुर, जालौन सहित कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये खास रिपोर्ट देखें। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सेना के गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुनैरा समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं शिवपुरी में सभी स्कूल बंद कर दिए गए। उधर राजस्थान के 13 जिलों में भी आज स्कूल बंद है। जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिलों के कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बरसात हुई है। सवाई माधोपुर के पास NH 552 बना पुल बह गया। बता दें कि यूपी के कई जिलों में भी बाढ़ बारिश के हालात विकट होते नजर आ रहे हैं। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, हमीरपुर, जालौन सहित कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार डैमों से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दोनों ही नदियां यमुना और बेतवा दोनों ही उफान पर है। तो वहीं देर रात इस वक्त जो मुख्यालय से समीप गांव हैं, जो डेरे हैं, वहां से लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मानम। रात में आप लोग यहाँ से सामान उठा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुछ ऐसा जाना है स्कूल, क्या करेंगे? डिग्री कॉलेज। वहाँ क्या करेंगे, वहीं रहेगी जनता जब तक जो तो ये बाढ़ में खत्म हो जाएगा। कितनी दिक्कतों का सामना? अरे बहुत दिक्कत है, यहाँ रोड भी बना हुआ नहीं है, चाला अलग से, पानी बरस रहा है। अब ये समस्या है सब। यहाँ नदिया भरी बगल में, बिल्कुल मकान के पीछे बगल से।
किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली? यही मदद है, लोटर वोटर भेजा है गवर्नमेंट ने, और क्या है। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि चाचा क्या नाम है आपका? कल्लू। रात हो चुकी है, आप लोग सामान उठा रहे हैं, क्या दिक्कत? क्या करें सर, अब हम रात में तो हम निकल भी करेंगे कि अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, बता रहे हैं कि जल्दी भागो यहाँ से, बाढ़ जल्दी ज्यादा आ रही है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को निकाला यहाँ से कि जाओ तुम स्कूल। कितना समय हो गया आप लोगों को सामान उठाते, क्या कुछ दिक्कतें हुई? ये सामान संगोट हमें समझ लो कि कम से कम 1.5 बजे यहाँ है। कितनी देर से आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? कितने लोग लगभग जा चुके हैं? यहाँ से तो पूरा डेरा का चला गया, आखिरी में हम वही लोग गए हैं कि अब सज जाए और छोटे छोटे बच्चे थे, पानी बरस रहा था, तो इसलिए हम अब आखिरी में की नदी आ रही है, अब भागो यहाँ से। सरकारी कुछ मदद मिल रही है को आपका कुछ नहीं हमको मिल रही, यही लोडर भेज दिया है, यही मदद की इतने ही है, और बाकी उनके क्या कोई मदद मांगे जाओ तो कहीं हम पहचानते नहीं है तुम्हें, आप कहाँ के आए हो। तो ये थे हमीरपुर मुख्यालय के समीप बसे चूरामन के डेरा के बाशिंदे, जो देर रात बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद परेशान हो रहे हैं और अपना आसियाना छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। गाजियाबाद में बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। खबर है कि यूपी के बुलंदशहर में गंग नहर की पटरी कटने से कई गांवों में पानी फैल गया है। इससे सैकड़ों बीघा में लगी फसल डूब गई। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम कटान रोकने की कोशिश में जुटी है। पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं न कहीं जो बाढ़ का खतरा था वो साफ तौर से नजर आ रहा है। इस वक्त हम कालपी में मौजूद हैं। यहाँ कालपी के यमुना पुल है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का पानी जो खतरा का लेवल 107 मीटर जो पानी जो बताया जा रहा था खतरे पे, उससे ऊपर 207 पॉइंट पानी यहाँ पर आ चुका है। यानी कि एक पॉइंट जो जिस तरीके से खतरे के लेवल से मीटर पानी जो चल रहा है वो साफ तौर से चालन देखा जा सकता है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो खतरे के निशान से ऊपर से जो पानी चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसी तरीके से पानी जो बढ़ा था और जो पानी बढ़ने से कई गांव ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। प्रशासन ने हालांकि इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया था, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई थी। तकरीबन 27 चौकियां बनाई गई हैं, जहां जहां तटवर्ती इलाके हैं, निचले स्थल हैं, उन सबको ऊपर के हिस्सों में पहुंचा दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस पानी को लेके लोगों में जो खतरा है वो अभी मंडरा रहा है। हालांकि इस बाढ़ को देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? देश कुमार। यहाँ पानी जो बाढ़ ऊपर आ रहा है उसमें क्या क्या खतरा है आपके घर कालपी में? मेरे घर में पानी चला जाता है, पचपेंडा देवी के पास काफी। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो थोड़ा कम है। अभी कम है? आया नहीं अभी। यानी अभी खतरे के लेवल से जो पानी अभी ऊपर आ गया 1 पॉइंट, तो अब क्या लगता है आपको आगे क्या पानी बढ़ सकता है कुछ और? अगर पानी आगे ज्यादा 1 फुट बढ़ गया 2 फुट तो घरों में पानी घुस जाएगा। पानी घर में घुस जाएगा। इलाहाबाद बैंक वगैरह ये सब उधर से डूबने लगती हैं। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति आपको क्या लगता है? संभावना बहुत गंभीर है। संभावना बढ़ सकती है। तो अभी हाल में क्या स्थिति है? हाल में खतरे की निशान के ऊपर है। निशान के ऊपर है। तो ये कितने दिनों के बाद अभी ऐसा आया? पहले भी ऐसा पानी आ चुका था क्या? यहाँ 2 बार। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड हुई। इससे केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता बंद हो गया। यात्रा 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सड़क के अचानक बंद होने से गौरीकुंड में लगभग 2500 तीर्थयात्री फंस गए। मौसम विभाग ने राजस्थान, असम और मेघालय में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 19 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें कि नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से नदी उफान पर है। गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर डैम 131 मीटर की ऊंचाई तक भर गया है। इसकी क्षमता 138.68 मीटर है। डैम के 30 में से 5 गेट गुरुवार को खोल दिए गए। उधर हरियाणा में गुरुग्राम के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर नरसिंहपुर की सर्विस लेन में कमर तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां और बाइक डूबी नजर आ रही है। इससे लोगों को भारी परेशानी हुई। यहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह स्थिति बनी हुई है।
राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में हो रही भारी बारिश से चंबल और पार्वती नदियां का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। धौलपुर में चंबल खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ कई इलाके डूब गए हैं। राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाया गया है। कोटा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार निकालने में जुटी है। इनके लोगों के लिए प्रशासन एक तो अलर्ट कर रहा है कि ऐसी स्थिति में जब आपका वाटर लॉगिंग हो, जल स्तर बढ़े, तो आप अपने घरों से बाहर की तरफ प्राइमरी स्कूल पे, जूनियर स्कूल है, वहाँ व्यवस्था की गई है। वहाँ लोग पहुँचे, ऊंचे स्तरों पे पहुँचे, खतरे में न रहें। दूसरी है कि जिनके घरों में पानी वाटर लॉगिंग हो गई, जो लोग छोड़ के जाएंगे, उनको सारी हम लोग जो राशन किट अनुमन्य है, पन्नी अनुमन्य है, जो चीज़ें अनुमन्य हैं, वो कल से वितरण करना शुरू करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों को भोजन सामग्री भी हम लोग कल से देंगे। और सभी से बस अनुरोध है कि इसमें पैनिक ना हो, अपनी सुरक्षा पहले रखें। जब ज़िंदगी रहेगी तो समझ लीजिए कि सब पुनः फिर से आप अपने को आबाद कर लेंगे। तो इसलिए प्रशासन से अनुरोध से, जब आपका पानी भरने की स्थिति हो तो आप यहाँ से इवैक्यूएट करें। कितने गाँव में के संपर्क मार्ग टूट चुका है यमुना नदी की नाव जो नहीं पहुँच सकते, नाव से पहुँचेंगे? अभी 113 जो खतरे का निशान है उसको क्रॉस की है यमुना, और मोस्ट प्रोबेबली जो पीछे चंबल और उसकी सहायक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि 116 मीटर तक जाने की संभावना है। उसके बाद घटेगा 116 मीटर तक। अभी अजीतबल में, गोहानी कला और सिकरौनी में कुछ एरिया में पानी आया। गोहानी कला के संपर्क मार्ग में बीच में पानी आया है। इसके अलावा अस्ता और महिमानपुर के बीच के संपर्क मार्ग पे पानी आ गया, वहाँ नावों की व्यवस्था करा दी गई है और अभी घरों में पानी नहीं है। ठीक। वहीं नेपाल में भारी बारिश के चलते बिहार की नदियां उफान पर आ गई हैं। किशानगंज के कनकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार मानसूनी बारिश ने 20 जून से अब तक 170 लोगों की जान ली है। इसमें से 94 मौतें लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़, बादल फटने और बिजली जैसी बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुई। 76 लोग बारिश के कारण सड़क हादसे में मारे गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में नदियों से सटे कई जिलों में सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सबसे खराब हालात ग्वालियर, चंबल अंचल के हैं। यहाँ राजस्थान के कोटा बराज नौनार डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण चंबल नदी में उफान बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 4 मीटर से भी ऊपर पहुँच गया है। कवारी और आसान नदियाँ भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का